नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन इतिहास के अंतर्गत एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत में मूर्ति कला और उसका विकास। भारत की अगर हम बात करते हैं मूर्ति कला, ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है भारतीय इतिहास को जानने या भारतीय इतिहास को समझने में। भारतीय इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास के जानने के जो संसाधन है, उन संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक पुरातात्विक संसाधन, दूसरा साहित्यिक संसाधन। ठीक है। पुरातात्विक संसाधन की अगर हम बात करते हैं तो पुरातात्विक संसाधनों के अंतर्गत हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में जो है अभिलेखों के संबंध में चर्चा ली। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए, हम लोगों ने उससे पहले सिक्कों के संबंध में जानकारी ली और फिर उसके बाद अगर देखेंगे तो थोड़े बहुत अंशों के साथ हम लोगों ने पाषाण उपकरणों के संबंध में जानकारी ली थी। तो उसी क्रम में आज हम लोग पुरातात्विक संसाधन के अंतर्गत भारत में मूर्तिकला के संबंध में जानकारी लेंगे। ठीक है। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा जो है हम लोग इस भारतीय इतिहास के जानने के संसाधनों के संबंध में चर्चा कर लेते हैं, है ना। पुरातात्विक संसाधनों की अगर हम बात करेंगे तो पुरातात्विक संसाधनों के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, तो पाषाण उपकरण आते हैं, इसमें अभिलेख आता है, इसके अंतर्गत सिक्के आते हैं, इसके अंतर्गत स्मारक आते हैं, स्मारकों में भवन आता है, स्तंभ आता है, गुफाएं आती हैं, मंदिर आते हैं। फिर इसके अलावा इसमें मृदभांड कला को शामिल किया जाता है। लाल रंग के मृदभांड, काले रंग के मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड और उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांड, है ना। फिर उसके बाद जो है इसके कुछ अन्य संसाधन है, जैसे प्राचीन काल की मुहरें या प्राचीन काल में मृण मूर्तियां यानी कि मृत्यु की मूर्तियां और इसके अलावा प्रतिमाएं, है ना। तो आज हम लोग जो है इसके जो ये अन्य संसाधन है और अन्य संसाधनों के अंतर्गत जो मिट्टी की बनी मूर्तियां और ये जो प्रतिमाएं हैं यानी कि जो मूर्तियां हैं, इनके संबंध में जानकारी लेंगे। ठीक है। साहित्यिक संसाधनों की अगर बात करेंगे तो हम लोग धीरे धीरे करके जो है क्रम वाइज जो है एक एक चीजों को पढ़ेंगे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो हमारा टॉपिक आज का ये रहेगा, भारत में मूर्ति कला। दोस्तों, भारत में मूर्ति कला की अगर बात करेंगे तो ये प्राचीन काल से ही जो है काफी बेहतर नजर आती है ना। तो मूर्ति कला की अगर हम बात करेंगे तो प्राचीन काल में मूर्ति कला के संबंध में साक्ष्य मिल जाता है ना। मानव के द्वारा जो है तमाम प्रकार की मूर्तियां बनाई गई और इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए, इन्हीं मूर्तियों से जो है भारत की जो सभ्यता है और भारत का जो सामाजिक जीवन है, उस संबंध में तमाम जानकारियां प्राप्त हो जाती है ना। तो मूर्ति कला की अगर हम बात करते हैं भारत में, तो मूर्ति कला के संबंध में पहली इंपॉर्टेंट बात कि भारतीय मूर्ति कला से भारतीय सभ्यता तथा सामाजिकता को समझने में काफी सहायता मिलती है।
दोस्तों, भारतीय मूर्तिकला जो है वो भारतीय सभ्यता और सामाजिकता को समझने में काफी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। ठीक है, इसी मूर्तिकला की अगर बात करेंगे तो ये सामाजिकता को तो दर्शाती ही दर्शाती है। ठीक है, सभ्यता को भी दर्शाती है। इसके साथ साथ जो है प्राचीन काल में जो धार्मिक व्यवस्था थी उस धार्मिक व्यवस्था के संबंध में भी जानकारी देती है। ठीक है, तो इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मूर्तिकला धार्मिक विषयों के संबंध में जानकारी देती है। तो धार्मिक विषयों के संबंध में जानकारी का मतलब, जैसे प्राचीन काल की अगर हम बात करते हैं तो इस प्राचीन काल के दौरान जो है, जैसे मौर्य काल की अगर हम बात करते हैं तो मौर्य काल के दौरान जो है तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई, या मौर्योत्तर काल की बात करते हैं तो मौर्योत्तर काल के दौरान तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई, या गुप्त काल की बात करते हैं गुप्त काल के दौरान तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई, या अगर हम मौर्य काल के पहले भी अगर देखना चाहें तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में तमाम मूर्तियां मिलती हैं, है ना। तो वो भी देवी देवताओं से रिलेटेड तमाम मूर्तियां प्राप्त होती हैं, तो वहां से भी जो है जानकारी मिलती है। तो कब किस कालखंड में कौन सा धर्म जो है वो ज्यादा प्रचलन में था या कौन सा धर्म जो है कम प्रचलन में था, ठीक है, ये मूर्तियों की प्राप्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता है ना। फिर अगर हम इस मूर्तिकला की अगर बात करेंगे तो इसकी शुरुआत यानी कि इसका जो प्रारंभ है वो कहाँ से माना जाता है। ठीक है, हालांकि देखा जाए मूर्तिकला का भारत में प्रारंभ सिंधु घाटी सभ्यता से विधिवत तरीके से माना जाता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के पहले भी जो है भारतीय क्षेत्रों से कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई। जैसे मूर्तिकला की अगर हम बात करते हैं तो इसका प्रारंभ जो है वो पाषाण काल से माना जाएगा। पाषाण काल, ठीक है, या इसी पाषाण काल को प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। तो ये जो पाषाण काल या प्राक ऐतिहासिक काल है, इस काल की अगर हम बात करते हैं, इस काल में मानव के द्वारा कुछ मूर्तियां बनाई गई। ठीक है, लेकिन पाषाण काल के दौरान अगर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मूर्तियां प्राप्त नहीं होती हैं, है ना। जैसे पाषाण काल की अगर बात करते हैं, यहाँ से जो है सबसे पहली जो मूर्ति प्राप्त होती है वो कौन सी प्राप्त होती है, तो मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। हमने क्या बताया है कि भारत में मूर्तिकला का प्रारंभ जो है वो पाषाण काल या प्राक ऐतिहासिक काल से माना जाता है। प्राक ऐतिहासिक काल या पाषाण काल के उत्खनन के दौरान जो है एक मूर्ति मिली है, और वो मूर्ति है किसकी, तो ध्यान रखेंगे मातृ देवी की मूर्ति। लेकिन इस मातृ देवी की मूर्ति की अगर हम बात करते हैं तो ये किस चीज की बनी थी, तो याद रखेंगे हड्डी से निर्मित, हड्डी से निर्मित, ठीक है, हड्डी से निर्मित मूर्ति। यानी कि शुरुआती दौर में अगर देखेंगे तो मानव के द्वारा किसी धातु का प्रयोग मूर्ति निर्माण में नहीं किया गया, या किसी प्रकार से किसी पत्थर का प्रयोग जो है नहीं किया गया, है ना। तो सबसे पहले मानव के द्वारा हड्डियों से निर्मित एक मूर्ति बनाई गई, और वो मूर्ति है किसकी, मातृ देवी की।
दोस्तों यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे, ये जो मातृ देवी की प्रतिमा है किस स्थान से प्राप्त होती है, तो स्थान का नाम याद रखेंगे, लोहदा नाला। लोहदा नाला, ठीक है। लोहदा नाला की अगर हम बात करते हैं तो ये लोहदा नाला जो है कहाँ पर पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। इलाहाबाद, है ना। तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में लोहदा नाला नामक स्थान से एक मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, और ये प्रतिमा जो है हड्डी से बनाई गई है, और ये जो प्रतिमा है प्राक ऐतिहासिक काल की, है ना। और प्राक ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करेंगे तो ये लोहदा नाला जो है वो किस कालखंड की बस्ती है, तो याद रखेंगे, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, है ना। तो ये पूरा पाषाण काल की एक बस्ती है है ना। तो हम इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि भारत में मूर्ति बनाने की कला काफी प्राचीन समय से जो है चली आ रही थी, ठीक है। जिसमें सबसे पहला जो साक्ष्य मूर्ति के संबंध में प्राप्त होता है वो पूरा पाषाण काल से प्राप्त होता है। इतनी बात समझ गए सब लोग, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। भारत में मूर्तिकला की अगर हम बात करते हैं तो मूर्तिकला जो है उससे भारतीय सभ्यता के संबंध में जानकारी मिलती है ना, कि सभ्यताएं जो है वो किस प्रकार से थी। इसके अलावा जो है, ठीक है, भारत में जो सामाजिकता है उसके संबंध में जो है ना, सभ्यताओं के दौरान जो है सामाजिक व्यवस्था जो है वो कैसी थी, ठीक है। समाज के दौरान जो है या सभ्यता के दौरान जो है लोग क्या पहनते थे, है ना, ठीक है, वस्त्र का आधार कैसा था, तो वो सारी जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो इसमें धार्मिक विषयों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त होती है ना। फिर उसके बाद भारतीय क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो भारतीय क्षेत्र में सबसे पहली मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है, तो स्थान का नाम है लोहदा नाला। लोहदा नाला जो है ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित एक स्थान है, और ये स्थान जो है पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल का एक स्थान है, या पूरा पाषाण काल की एक बस्ती है लोहदा नाला। और इसी लोहदा नाला नामक स्थान से जो है हड्डी से निर्मित एक प्रतिमा प्राप्त होती है, और वो प्रतिमा किसकी है, मातृ देवी की प्रतिमा है ना। फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अगर देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि सिंधु सभ्यता। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में जो है एक जो है कह सकते हैं कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो अपने आप में एक डेवलप सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में जानकारी उत्खनन से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारी चीजों को प्राप्त किया गया है, उस आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में तमाम जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। और जितनी भी चीजें उसमें प्राप्त हुई हैं तो उसमें सबसे ज्यादा प्राप्ति की अगर बात करेंगे तो मूर्तियां ही हैं, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो मूर्तियां हैं वो विभिन्न प्रकार से मिलती, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ मिलती हैं मरण मूर्तियां। मरण मूर्तियां, ठीक है। कुछ मिलती हैं पत्थर से निर्मित मूर्तियां, और कुछ मूर्तियां हैं जो धातु से बनाई गई हैं, यानी कि धातु निर्मित मूर्तियां।
दोस्तों यहाँ पर ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, जैसे कि अभी हमने बताया कि मानव के द्वारा सबसे पहले जो मूर्ति बनाई गई वो हड्डी से बनाई गई, है ना। यानी कि हड्डी से निर्मित भारत की पहली मूर्ति जो है वो कौन सी हो जाएगी, मातृ देवी की प्रतिमा। और वो मातृ देवी की प्रतिमा जो है कहाँ से प्राप्त होती है, तो याद रखेंगे पूरा पाषाण कालीन बस्ती है जिसका नाम है लोहदा नाला, है ना। फिर उसके बाद आगे सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करेंगे, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है चूंकि एक ये डेवलप सभ्यता थी, तो इस दौरान जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने मृण मूर्तियों का भी निर्माण किया। इसके अलावा जो है बहुत सारी पत्थर की मूर्तियों का निर्माण किया, और इसके अलावा धातु की भी मूर्तियों का निर्माण किया, है ना। तो ये जो मृण मूर्तियां हैं इसका मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे ये मिट्टी की बनी होती थी, यानी कि मिट्टी की मूर्तियां। ठीक है, मिट्टी की मूर्तियों की अगर बात करेंगे तो इसको कहा जाता है टेराकोटा। ठीक है, यानी कि टेराकोटा निर्मित, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मृण मूर्ति यानी कि मिट्टी की मूर्ति यानी कि टेराकोटा मूर्ति का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो ये जो मृण मूर्तियां हैं, ठीक है, ये मृण मूर्तियां जो है किस पैटर्न पर बनाई गई, इसको बनाने में किस विधि का प्रयोग किया गया, तो याद रखेंगे पिचिंग। ठीक है, इसकी जो पद्धति रहेगी वो क्या रहेगी, तो याद रखेंगे पिचिंग। पिचिंग पद्धति या पिचिंग पैटर्न, या इसी को कहा जाता है चिकोटी पद्धति। चिकोटी पद्धति, है ना। पिचिंग पद्धति या चिकोटी पद्धति, पिचिंग पद्धति या चिकोटी पद्धति क्या होता है, जैसे देखा होगा कि आजकल जो है जब मूर्तियां बनाई जाती हैं तो मिट्टी की मूर्तियों में जो है दोनों हाथों से जो है ऐसे करके उसकी नाक को बनाया जाता है, मुंह को बनाया जाता है, ठीक है, या पूरे शरीर को जो है मिट्टी को हाथ से या उंगलियों से दबा करके बनाया जाता है, तो उसी को कहा जाता है चिकोटी पद्धति या पिचिंग पद्धति। चिकोटी पद्धति या पिचिंग पद्धति की अगर हम बात करते हैं तो इससे रिलेटेड सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी जो है मूर्तियां प्राप्त होती हैं, तो इसमें जैसे आ जाएगी मातृ देवी की प्रतिमा, है ना, मातृ देवी की प्रतिमा, है ना। इसके अलावा अगर देखेंगे पशु और पक्षियों की मूर्तियां, ठीक है, मातृ देवी की प्रतिमा, पशु और पक्षियों की मूर्तियां, और मानव मरण मूर्तियां, मानव मरण मूर्तियां। इसके अतिरिक्त अगर देखेंगे तो नारी की मरण मूर्तियां, है ना। इसके अलावा घोड़े की मरण मूर्तियां, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी की जो मूर्तियां हैं, ठीक है, उनमें प्रमुख कौन कौन सी हैं, एक है मातृ देवी की प्रतिमा, दूसरी है पशु एवं पक्षियों की मूर्तियां, इसके अलावा मानव मृण मूर्तियां, इसके अलावा नारियों की मृण मूर्तियां प्राप्त होती हैं, घोड़े की भी मृण मूर्तियां प्राप्त होती हैं, या इसके साथ ही साथ अगर देखेंगे तो तमाम खिलौनों से रिलेटेड भी मिट्टी से बनी मूर्तियां प्राप्त होती, है ना। फिर उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर अगर आएंगे
तो दूसरा है पत्थर से निर्मित मूर्तियां। ठीक है, तो पत्थर से निर्मित मूर्तियों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें किस विधि का प्रयोग किया गया है, तो याद रखेंगे इसमें तक्षण विधि, तक्षण विधि, है ना। तो पत्थर से निर्मित मूर्तियों को तक्षण विधि के माध्यम से जो है बनाया गया। तक्षण विधि का मतलब क्या होता है कि पत्थर को काट काट करके या पत्थर को तराश करके जो है उसको मूर्ति नुमा आकृति देना। ठीक है, तो ये जो पत्थर से निर्मित मूर्तियां हैं, इन मूर्तियों में प्रमुख मूर्तियां कौन कौन सी रहेंगी, तो याद रखेंगे इसमें कौन कौन सी मूर्तियां आ जाएंगी। तो जैसे लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मानव मूर्ति, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित जो है मानव की मूर्ति मिली, है ना। इसके अलावा जो है दूसरा काले पत्थर से निर्मित नर्तक मूर्ति। काले पत्थर से निर्मित जो है मतलब अ, नर्तक यानी कि जो है डांस करते हुए जो है दर्शाया गया है। ठीक है, तो वो भी पत्थर की बनी हुई। इसके अतिरिक्त अगर देखेंगे तो पुरोहित राजा की मूर्ति, ये पुरोहित राजा की मूर्ति जो है काफी इंपॉर्टेंट मूर्ति है। जैसे यहाँ पर एक चित्र देख रहे होंगे, ये जो चित्र है ये सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पुरोहित राजा का चित्र है, यह पुरोहित राजा की ये मूर्ति है। ठीक है, अब इस पुरोहित राजा की मूर्ति की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये इस मूर्ति में जो है एक शॉल को ओढ़ा गया है। ठीक है, इस मूर्ति में जो है क्या किया गया है, एक यहाँ पर शॉल को इस प्रकार से ओढ़ा गया। हालांकि ये मूर्ति जो है वो खंडित अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, इसका ये वाला जो हाथ है जो टूटा हुआ नजर आ रहा है, इस पर अगर देखेंगे तो हाथ पर जो है एक ताबीज ऐसे बांधा गया है ना। इसके साथ ही साथ अगर देखेंगे तो ये जो मूर्ति है इसमें जो है यहाँ पर जो है इसको दाढ़ी में दर्शाया गया है ना। इसके अलावा देखेंगे इसके माथे पर जो है यहाँ पर भी जो है एक प्रकार से जो है कह सकते हैं कि जो है आभूषण को पहनाया गया है ना। तो इस मूर्ति की अगर हम बात करते हैं तो ये मूर्ति जो है सिंधु घाटी सभ्यता में कला का एक महत्वपूर्ण जो है उदाहरण प्रस्तुत करता है, वो भी पत्थर कला से रिलेटेड, है ना। और यहाँ पर इस मूर्ति में ये स्पष्ट लग रहा है या स्पष्ट दर्शाया गया है कि यहाँ पर ये जो वस्त्र है ये काफी जो है अलंकृत वस्त्र है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर देखेंगे तो ये इस प्रकार से जो है बहुत सारी डिजाइनें जो है नजर आती। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पुरोहित राजा की मूर्ति है। और ये पुरोहित राजा की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है, तो याद रखेंगे मोहन जोदड़ो नामक नगर से, है ना। तो इसके अतिरिक्त अगर देखेंगे तो और कौन कौन सी मूर्तियां प्राप्त होती हैं, तो ध्यान रखेंगे नटराज शिव, है ना। यहाँ पर जो है नटराज शिव की मूर्ति प्राप्त होती है। ये जो नटराज शिव की मूर्ति है ये भी कहाँ से प्राप्त होती है, तो याद रखेंगे मोहन जोदड़ो से प्राप्त होती है, मोहन जोधड़ों से प्राप्त होती है ना। भगवान शिव को जो है ठीक है नृत्य करते हुए ठीक है दर्शाया गया है और उसी को कहा गया है नटराज शिव की मूर्ति। और ये कहाँ से प्राप्त होती है, मोहन जोदड़ो से प्राप्त होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है
तीसरे पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तीसरा है धातु निर्मित, ठीक है। और इस तीसरे पैटर्न में किस विधि का प्रयोग किया गया है, तो याद रखेंगे मधुशिष्ट विधि, ठीक है। मधुशिष्ट विधि या इसी विधि को कहा जाता है लुप्त, इसी को कहा जाता है लुप्त मोम विधि, है ना। तो जो यहाँ पर धातु से मूर्तियां बनाई गई उसमें जो है किस विधि का प्रयोग किया गया, तो मधुशिष्ट विधि का प्रयोग किया गया या लुप्त मोम विधि का प्रयोग किया गया। इसमें जैसे मूर्ति को बनाने के लिए एक सांचा होता था और वो सांचे की अगर बात करेंगे तो उसमें अंदर से मोम लगा होता था, है ना। और फिर मूर्ति को जो है धातु को गला करके उसी सांचे में डाल दिया जाता था और उसका जो मोम वाला हिस्सा होता था वो गल के निकल जाता था, है ना। और इस प्रकार से ये मूर्तियां बनाई जाती थी। इन मूर्तियों की अगर हम बात करेंगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मूर्ति कौन सी रहेगी, तो याद रखेंगे कांसे की नर्तकी मूर्ति। कांसे की जो ये नर्तकी मूर्ति है ये किस स्थान से प्राप्त होती है, तो याद रखेंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है ना। कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति है इस मूर्ति की अगर बात करेंगे तो वो कैसे नजर आती है, वो ऐसे नजर आती है ना। ये वाला जो चित्र है ये सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो नगर से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति है। अब इस मूर्ति की अगर हम बात करते हैं तो एक ये महिला की मूर्ति है ना। और इसके एक अगर हम हाथ की बात करेंगे तो ये एक हाथ में यहाँ पर देखेंगे तो कुछ जो है चूड़ियों जैसा जो है छल्ले नुमा जो है, जैसे राजस्थान में जो महिलाएं होती हैं उनको अगर देखेंगे तो यहाँ से ले करके जो है चूड़ियां पहने रहती है ना। तो ये बिल्कुल वैसा ही अलंकरण जो है इस मूर्ति के अंदर दिखाया गया है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे हाथ में अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक कड़ा नजर आता है और एक कड़ा यहाँ पर नजर आता है ना। तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति है और ये जो मूर्ति है यही सी मूर्ति को जो है सर्वश्रेष्ठ नमूना, सर्वश्रेष्ठ नमूना सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति कला के संबंध में अगर देखेंगे तो सबसे सर्वोत्तम उदाहरण या सर्वश्रेष्ठ नमूना जो है वो कौन सी मूर्ति है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की मूर्ति है। और इसको सर्वश्रेष्ठ नमूना जो है कहा किसने है, तो याद रखेंगे सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल, है ना। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति कला जो है वो अपने चरम पर नजर आएगी। यहाँ पर हर प्रकार से जो है मूर्तियों का निर्माण किया गया है ना। तो एक बार थोड़ा सा फिर से रिकॉल कर लेते हैं, हमने क्या बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्तियों की अगर हम बात करेंगे तो वो तीन टाइप से बनाई गई हैं। कुछ मिट्टी की मूर्तियां बनाई गई हैं जिनको मरण मूर्तियां कहते हैं, है ना। और मरण मूर्तियों को ही जो है टेराकोटा कहा जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है कुछ मूर्तियां हैं जो पत्थर से बनाई गई हैं, ठीक है, यानी कि पाषाण मूर्तियां हैं। और तीसरा जो है कुछ मूर्तियां धातु की बनाई गई, है ना। जो मृण मूर्तियां हैं उनको बनाने में किस विधि का प्रयोग किया गया है, तो याद रखेंगे पिचिंग विधि का प्रयोग किया गया है, पिचिंग पद्धति का प्रयोग किया गया है या इसी को चिकोटी पद्धति भी कहा जाता है। दूसरा, पत्थर से निर्मित मूर्तियां जो है उसको तक्षण विधि के माध्यम से बनाया गया है। और तीसरा, जो धातु निर्मित मूर्तियां हैं वो मधुशित विधि या लुप्त मोम विधि के माध्यम से बनाई गई, है ना। जो पिचिंग पद्धति या मृण मूर्तियां हैं इनकी अगर हम बात करते हैं इसमें प्रमुख प्रमुख कौन सी हैं, तो एक तो मातृ देवी की प्रतिमाएं हैं, ठीक है। दूसरा,
पशु और पक्षियों की तमाम मूर्तियां प्राप्त होती हैं। इसके अलावा जो है मानव की मिट्टी की बनी मूर्तियां प्राप्त होती हैं। इसके अलावा जो है नारियों की मृण मूर्तियां प्राप्त होती हैं, या घोड़े की भी जो है तमाम मृण मूर्तियां प्राप्त होती हैं, या इसके अलावा जो है तमाम खिलौनों की भी मृण मूर्तियां प्राप्त होती। दोस्तों, जितनी भी ये मृण मूर्तियां सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त होती हैं, या जितनी भी मूर्तियां प्राप्त होती हैं, उनमें सबसे ज्यादा मूर्तियां जो है वो नारियों की ही है, यानी कि महिलाओं की ही है। तो इस आधार पर पुरातत्ववेत्ता इस बात को बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक रहा होगा। ठीक है। और मात्र सत्तात्मक होने के साथ ही साथ जो है स्त्रियों की दशा की अगर हम बात करेंगे, तो काफी हद तक हम ये भी कह सकते हैं कि स्त्रियों की दशा यहाँ पर काफी अच्छी रही होगी। ठीक है। तो पत्थर से निर्मित जो मूर्तियां हैं, उसमें अगर देखेंगे मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित जो है मानव की मूर्ति मिलती है। इसके अलावा काले पत्थर से निर्मित एक नर्तक की मूर्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त पुरोहित राजा की मूर्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त नटराज शिव की मूर्ति मिलती है ना। इसके अलावा भी जो है तमाम पत्थर से बनी मूर्तियां प्राप्त होती। फिर उसके बाद जो है जो धातु निर्मित मूर्तियां हैं, उसमें अगर देखेंगे तो कांसे की निर्मित जो नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है, ये सर्वश्रेष्ठ नमूना मानी जाती है ना। तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे की अगर हम बात करते हैं, तो इसके बाद जो है आएंगे हम लोग मौर्य काल। मौर्य काल। मौर्य काल की अगर हम बात करते हैं, तो मौर्य काल में भी जो है मूर्ति कला को जो है काफी संरक्षण प्राप्त हुआ है ना। मौर्य काल की अगर हम बात करेंगे, तो इसमें सबसे पहली चीज याद रखेंगे कि मौर्य काल में देवताओं की मूर्तियां बनाने वाले शिल्पी जो होते थे, उनको क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल में जो मूर्तियां बनाई जाती थी देवताओं की, उनके शिल्पी के लिए जो है शब्द यूज किया गया है देवता काल, है ना। देवता काल। ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर देखेंगे मौर्य काल में प्राप्त प्रमुख जो मूर्तियां हैं, वो कौन कौन सी हैं, है ना। प्राप्त प्रमुख मूर्तियों की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें याद रखेंगे एक है मणिभद्र मूर्ति, है ना। ये यक्ष मूर्ति है। ठीक है। तो मौर्य काल में जो है एक यक्ष मूर्ति प्राप्त होती है ना। इस काल के दौरान अगर देखेंगे यक्ष और यक्षिणियों की मूर्ति प्राप्त होती है। और ये मणिभद्र मूर्ति या यक्ष की जो मूर्ति है, ये कहाँ से प्राप्त होती है, तो ध्यान रखेंगे मथुरा से, है ना। कहाँ से प्राप्त होती है, मथुरा से प्राप्त होती। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए, दूसरा चामर ग्राहिणी यक्षिणी मूर्ति। ठीक है। तो चामर ग्राहिणी यक्षिणी मूर्ति की अगर बात करेंगे, ये भी जो है मौर्य काल की है। और मौर्य काल में ये किस स्थान से प्राप्त होती है, तो याद रखेंगे ये पटना से प्राप्त होती। ठीक है। पटना के अलावा अगर देखेंगे तो ग्वालियर। ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश, है ना। ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर देखेंगे तो
तीसरा, नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी की ये जो मूर्ति है ये कहाँ से प्राप्त होती है? तो बुलंदी बाग से प्राप्त होती है ना। तो मौर्य काल में नर्तकी की मूर्ति बुलंदी जो है बाग से प्राप्त होती है। फिर उसके बाद जो है चौथा, हाथी की आकृति या मूर्ति। ठीक है, ये हाथी की आकृति या जो ये मूर्ति है ये कहाँ से प्राप्त होती है? तो याद रखेंगे कालसी। कालसी दोस्तों कहाँ पर पड़ेगा? तो याद रखना देहरादून। देहरादून, है ना। तो ये देहरादून में कालसी नामक स्थान से प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो इसमें जो है एक स्थान और ध्यान रखेंगे, कालसी के अतिरिक्त धौली, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो मौर्य काल में जो है कुछ यक्ष यक्षणियों की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। तो उनमें जो है ये प्रमुख जो मूर्तियां हैं इनके नाम ध्यान रखेंगे, और इसके साथ ही साथ जो है ये किन स्थानों से प्राप्त होती हैं इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो जैसे अशोक के द्वारा सारनाथ स्तंभ लेख खुदवाया गया। सारनाथ स्तंभ की अगर बात करेंगे वहां पर जो है 4 शेरों की आकृतियां प्राप्त होती हैं। तो इस टाइप से अगर देखेंगे तो बहुत सारी मूर्तियां जो है वो मौर्य काल में थी। स्पेशली यहाँ पर याद क्या रखना है कि मौर्य काल में देवताओं से रिलेटेड जो मूर्तियां बनाने वाले शिल्पी होते थे इनको क्या कहा जाता था? देवता कारू कहा जाता था। फिर उसके बाद की अगर बात करेंगे तो जैसे ही मौर्योत्तर काल लगता है तो मौर्योत्तर काल के दौरान जो है मूर्तिकला के मामले में एक नया युग प्रारंभ होता है, और मौर्योत्तर काल में जो है कुछ मूर्तिकला की नई नई शैलियां आ जाती हैं। जैसे गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली, या अमरावती कला शैली, या पल्लव कला शैली। तो ऐसे करके जो है तमाम कला शैलियां आई, और उन कला शैलियों के अंतर्गत जो है तमाम मूर्तियां बनाई गई। इन्हीं कला शैलियों की अगर बात करेंगे तो विषय इनका धार्मिक रहेगा। जैसे जैन धर्म से रिलेटेड जो है तमाम मूर्तियां प्राप्त होती हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड तमाम मूर्तियां प्राप्त होती हैं, या हिंदू धर्म से रिलेटेड उनके जो देवी देवता होते हैं तो उन देवी देवताओं की मूर्तियां भी प्राप्त होती। तो इसके आगे आते हैं। तो सबसे पहले जो है मौर्योत्तर काल की अगर हम बात करेंगे तो मौर्योत्तर काल में जो सबसे पहली कला शैली रहेगी वो रहेगी गांधार कला शैली, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट शैली है, और गांधार कला शैली की अगर हम बात करते हैं तो इस गांधार कला शैली पर पूरी तरीके से बौद्ध प्रभाव नजर आता है ना। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे कि गांधार कला शैली को जो है किन किन नामों से जाना जाता है, यानी कि इसके अन्य नाम। अन्य नाम, तो गांधार कला शैली को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? तो ध्यान रखेंगे गांधार कला शैली को जो है ग्रीक, बौद्धिस्ट, कला शैली कहा जाता है ना। ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो गांधार कला शैली का दूसरा नाम क्या है? ग्रीक बौद्धिस्ट कला शैली। या इसके अलावा अगर देखेंगे तो गांधार कला शैली को इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक कला शैली, है ना। या इसी को हम बोलेंगे हिंद यूनानी
कला शैली, है ना। तो इसका तीसरा नाम हो जाएगा इंडो ग्रीक कला शैली या हिंद यूनानी कला शैली। या इसके अलावा जो है इसे यूनानी बौद्ध कला शैली भी कहा जाता है ना। तो इसका चौथा नाम हो जाएगा यूनानी बौद्ध कला शैली, या इसको जो है नग्न कला शैली, है ना। नग्न कला शैली के नाम से भी जाना जाता है, या इसका नाम है हेले नेस्टिक कला शैली, है ना। तो हमने क्या बताया कि जो गांधार कला शैली है, इस गांधार कला शैली को कई सारे नामों से जाना जाता है। एग्जाम में ये सारे नाम इम्पोर्टेंट है, अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं। तो गांधार कला शैली का एक नाम क्या है? ग्रीक बौद्धिस्ट कला शैली। इसके अलावा इसको इंडो ग्रीक कला शैली या हिंद यूनानी कला शैली के नाम से जाना जाता है, या इसके अलावा इसको यूनानी बौद्ध कला शैली के नाम से जाना जाता है, या इसके अलावा जो है इसको नग्न कला शैली के नाम से जाना जाता है, या इसके अलावा जो है इसको हेलेनिस्टिक कला शैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके नाम। नाम के अलावा जो है इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि इसका जो केंद्र, नाम के अलावा जो है केंद्र, यानी कि इस कला शैली से रिलेटेड मूर्तियां जो है वो कहाँ से प्राप्त होती हैं। तो केंद्र की अगर बात करेंगे तो एक स्थान का नाम याद रखेंगे, बामियान। ठीक है, बामियान। ठीक है, तो गांधार कला शैली का केंद्र क्या रहेगा? बामियान रहेगा। और बामियान ये जो स्थान है ये कहाँ पर पड़ेगा? तो अफगानिस्तान। ठीक है, तो अफगानिस्तान के बामियान नामक स्थान से गांधार कला शैली का साक्ष्य मिलता है। और इस गांधार कला शैली में अगर देखेंगे तो ये जो बामियान है इसे गांधार कला का खजाना कहा जाता है। तो बामियान में ध्यान रखेंगे इसको गांधार कला का खजाना कहा जाता है ना। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे गांधार कला का खजाना जो है वो किसको कहा जाता है? बामियान को कहा जाता है। बामियान कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखेंगे तो अन्य जो है एक दूसरा स्थान मिलेगा, और दूसरा स्थान क्या है? स्वात घाटी। दूसरा स्थान क्या है? स्वात घाटी। यहाँ से भी जो है गांधार कला का साक्ष्य मिलता है। और स्वात घाटी की अगर बात करेंगे तो ये घाटी कहाँ पर है? तो पाकिस्तान। ठीक है, तो स्वात घाटी कहाँ पर है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान का स्वात घाटी वाला जो क्षेत्र है वो गांधार कला शैली के लिए जाना जाता है ना। इसके साथ ही साथ अगर देखेंगे तो अगला जो स्थान का नाम आएगा वो आएगा कौन सा? ठीक है, तीसरा स्थान है नागरहार। ठीक है, नागरहार स्थान की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ पर पड़ेगा? तो याद रखेंगे अफगानिस्तान। ठीक है, नागरहार जो स्थान है कहाँ पर है? अफगानिस्तान, है ना। यहाँ से भी जो है साक्ष्य मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर देखेंगे तो तक्षशिला, चौथा है तक्षशिला। ठीक है, और तक्षशिला कहाँ पर पड़ेगा? तो याद रखेंगे पाकिस्तान। ठीक है, तक्षशिला पड़ेगा कहाँ पर? पाकिस्तान।
ठीक है, पाकिस्तान, है ना। इसके अतिरिक्त अगर देखेंगे तो कपिशा, पांचवा है कपिशा। कपिशा की अगर बात करेंगे तो ये कपिशा कहाँ पर पड़ेगा, तो याद रखेंगे अफगानिस्तान, है ना। तो ये जो स्थान है ये गांधार शला कला शैली के जो है केंद्र बिंदु माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें अगला पॉइंट क्या आएगा, पत्थर का प्रयोग, ठीक है। मतलब गांधार कला शैली के अंतर्गत जो है किस पत्थर का प्रयोग किया गया है, तो याद रखेंगे काले रंग के स्लेटी काले रंग के काले रंग के पत्थर या स्लेटी रंग के पत्थर, है ना। तो काले और स्लेटी रंग के पत्थरों का प्रयोग जो है इसमें किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इस कला शैली का जो विषय है, ठीक है। तो विषय में याद रखेंगे इसका विषय क्या है, यथार्थवादी, ठीक है। गांधार कला शैली किस विषय पर आधारित है, तो यथार्थवादी विषय पर आधारित है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात कि इस कला शैली का विकास मौर्योत्तर काल में हुआ था, है ना। तो इस कला शैली का विकास मौर्योत्तर काल में होगा। और मौर्योत्तर काल की अगर हम बात करेंगे तो इस मौर्योत्तर काल में मुख्यतः जो है याद रखेंगे कुषाण काल, है ना। मतलब कुषाण काल के राजाओं के द्वारा जो है इस गांधार कला शैली को संरक्षण प्रदान किया गया है। फिर उसके बाद जो है इस कला शैली पर विदेशी प्रभाव विदेशी प्रभाव नजर आता है ना। तो इस कला शैली पर जो है विदेशी प्रभाव है, ये पूर्णतः भारतीय शैली नहीं मानी जाती है ना। इस पे कुछ जो है भारत के पैटर्न को लिया गया है और कुछ जो है विदेशी पैटर्न को लिया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें अगली इंपॉर्टेंट बात कि महात्मा बुद्ध की अधिकांश मूर्तियां इसी कला शैली पर बनाई गई है, ठीक है। महात्मा बुद्ध की ज्यादातर मूर्तियां जो है वो गांधार कला शैली के पैटर्न पर ही दिखाई देंगी। फिर उसके बाद जो है इसमें इंपॉर्टेंट बात जो है याद रखेंगे कि इस शैली में महात्मा बुद्ध के मुख को ग्रीक देवता अपोलो के समान
बनाया गया है। ठीक है। जो ग्रीक देवता अपोलो है, ठीक है, उनका जो मुख है, उनके मुख जैसा ही जो है महात्मा बुद्ध के मुख को जो है इस कला शैली में बनाया गया है। ठीक है। फिर इसमें एक बात और याद रखेंगे कि बोधि सत्वों में सर्वाधिक मूर्तियां जो है किस बोधिसत्व की मिलती हैं? तो याद रखेंगे नाम मैत्रेय नाथ का। ठीक है। मैत्रेय नाथ को जो है भावी बुद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इसको देखते हैं। गांधार कला शैली की अगर हम बात करते हैं तो ये जो गांधार कला शैली है, इस गांधार कला शैली में जो है सबसे पहली चीज इसका जो अन्य नाम है, इसको हमने बताया कि ग्रीक बौद्धिस्ट कला शैली के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसको इंडो ग्रीक कला शैली या इसी को हिंद यूनानी कला शैली के नाम से जाना जाता है, या इसके अलावा जो है इसे यूनानी बौद्ध कला शैली के नाम से जाना जाता है, या इसी को नग्न कला शैली के नाम से जाना जाता है, या इसको हेलेनिस्टिक कला शैली के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद जो है इसके केंद्र बिंदु कौन कौन से थे इस कला शैली के? तो जैसे एक स्थान का नाम है बामियान। बामियान कहाँ पर पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है, और बामियान को गांधार कला का खजाना कहा जाता है। इसके अलावा दूसरा इसका क्षेत्र है स्वात घाटी, जो पाकिस्तान में पड़ता है। फिर इसके अलावा अगर देखेंगे तो तीसरा स्थान है नागरहार, और नागरहार कहाँ पर पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। फिर इसके बाद जो है चौथा स्थान है तक्षशिला, ये कहाँ पर पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। पांचवा है कपिसा, और कपिसा जो है कहाँ पर पड़ता है? अफगानिस्तान। तो ये सभी जो है गांधार कला शैली के केंद्र बिंदु हैं, और इसमें जो है ज्यादातर जो स्थान या जितने भी स्थानों के नाम हम लोगों ने पढ़े हैं, तो वो सभी स्थान का संबंध भारत से नहीं है। इसीलिए जो है इस कला शैली पर जो है विदेशी प्रभाव परिलक्षित होता है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है इस कला शैली में जो है किस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया है? तो काले रंग के पत्थर और स्लेटी रंग के पत्थर का प्रयोग किया गया है। जैसे मथुरा कला शैली की अगर बात करेंगे तो लाल रंग के बलुआ पत्थर का प्रयोग उसमें देखने को मिलता है। ये जो गांधार कला शैली है, इसकी विषय वस्तु क्या है? इसका विषय क्या है? यथार्थवादी विषय है ना। यथार्थ विचारधारा जो है इसमें देखने को प्राप्त होती है। इसके अलावा इस कला शैली का जो है सबसे ज्यादा विकास किस कालखंड में होगा? तो मौर्योत्तर कालखंड में होगा, और मौर्योत्तर काल में मुख्यतः अगर देखेंगे तो कुषाण शासकों के द्वारा जो है इसको संरक्षण प्रदान किया गया। फिर उसके बाद जो है ये कला जो है इस पर जो है विदेशी प्रभाव नजर आता है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये भारत की पूर्णतः स्वदेशी कला शैली ना होकर के एक विदेशी कला शैली है। भारत की पूर्णतः स्वदेशी कला शैली का नाम क्या है? तो मथुरा कला शैली है ना। फिर जो है इसमें बुद्ध की जो अधिकांश मूर्तियां हैं, ठीक है, वो इसी कला शैली में देखने के लिए मिलती है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है इस कला शैली में महात्मा बुद्ध के मुख को अगर देखेंगे तो एक ग्रीक देवता है अपोलो, और उसके मुख के साथ जो है महात्मा बुद्ध के मुख को बनाया गया है। दोनों के मुख जो है वो सेम मिलते हैं। इसके अलावा जितने भी बोधिसत्वों की मूर्तियां यहाँ पर प्राप्त होती हैं, उनमें सबसे ज्यादा मूर्तियां जो है मैत्रेय नाथ की प्राप्त होती। दोस्तों, गांधार कला शैली की अगर बात करेंगे तो जैसे एक ये चित्र है, और इस गांधार कला शैली की में अगर देखेंगे तो महात्मा बुद्ध का यहाँ पर जो चेहरा है वो ग्रीक देवता अपोलो से मिलता है। ये चेहरा जो है किससे मिलता है? अपोलो देवता से मिलता जुलता है। ठीक है। इसके अलावा अगर देखेंगे इस गांधार कला शैली में बुद्ध के चेहरे के पीछे, है ना, यानी कि सिर के पीछे जो है प्रभा मंडल जो है वो नजर नहीं आएगा, है ना। तो
इस गांधार कला शैली में अगर देखेंगे तो जितनी भी महात्मा बुद्ध की शुरुआती दौर की मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों में प्रभामंडल नजर नहीं आता है, लेकिन बाद के कालखंडों की अगर बात करेंगे तो बाद के कालखंडों में बुद्ध की मूर्ति के पीछे जो है प्रभामंडल भी नजर आता है ना। फिर उसके बाद जो है इस मूर्ति में तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि महात्मा बुद्ध के द्वारा ये जो वस्त्र पहना गया है, ठीक है, ये जो महात्मा बुद्ध के द्वारा ये पूरा वस्त्र पहना गया है, ये भी वस्त्र जो है पूरी तरीके से विदेशी पैटर्न पर है ना, ये विदेशी पैटर्न पर है, ठीक है। इस कला शैली की अगर बात करेंगे तो इस कला शैली में जो है महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कौन कौन सी मूर्तियां प्राप्त होती हैं, तो याद रखेंगे जैसे बुद्ध की वरद प्रतिमा, है ना, मतलब महात्मा बुद्ध को वरदान देते हुए जो है इस कला शैली में दर्शाया गया है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर देखेंगे तो बुद्ध की ध्यान मुद्रा, है ना, ठीक है, ध्यान में लीन, ठीक है, महात्मा बुद्ध का, ठीक है, चित्र यानी कि महात्मा बुद्ध की आकृति, ठीक है। इसके अलावा जो है धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, है ना, तो धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब महात्मा बुद्ध के द्वारा उपदेश देते हुए जो है वैसी भी जो है प्रतिमा यहाँ पर मिलती है। या इसके अलावा अगर देखेंगे तो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो है इसमें मूर्ति मिलती है बुद्ध की अभय मुद्रा, है ना। तो ये महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो है कुछ प्रतिमाएं हैं, इनको ध्यान रखेंगे। गांधार कला शैली में बुद्ध की वरद प्रतिमा, गांधार कला शैली में ध्यान मुद्रा, गांधार कला शैली में धर्मचक्र प्रवर्तन, गांधार कला शैली में बुद्ध की अभय मुद्रा, इन सभी मूर्तियों को बनाया गया है, ठीक है। तो चूंकि वीडियो लंबा ना होने पाए, इसीलिए जो है आज हम लोग जो है अपनी इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के आगे जो है मथुरा कला शैली और अमरावती कला शैली के संबंध में जानकारी लेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।